हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 लेसन नंबर 2 यानी चैप्टर 2 टिश्यू में आपका स्वागत है। तो टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो टिश्यू में हमने प्लांट टिश्यू पढ़ लिया था, एनिमल टिश्यू पढ़ लिया था। प्लांट टिश्यू जो था उसमें हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू पढ़ा था। एनिमल टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा था? एनिमल टिश्यू में हमें पढ़ना था 4 टाइप के टिश्यू जो कि थे एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और न्यूरॉन सिस्टम या न्यूरॉन। तो इन चारों में हमने 2 पढ़ चुके थे हम लोग। एक कनेक्टिव टिश्यू पढ़ चुके थे और एक एपिथेलियम टिश्यू पढ़ चुके थे। तो अब हमारा नेक्स्ट थर्ड है मसल्स टिश्यू यानी कि मांसपेशीय ऊतक या मांसपेशीय तंत्र। सॉरी, सिस्टम नहीं होगा, टिश्यू होगा। तो मसल्स टिश्यू है। तो मसल्स टिश्यू में हमें पढ़ना है कि क्या होता है मसल्स टिश्यू और कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द मसल टिश्यू। तो मसल्स टिश्यू यानी कि मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो बॉडी मूवमेंट यानी कि जो बॉडी होती है, हमारी जो शरीर होती है उसके मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। यानी कि अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए तो वो कौन है? मसल्स टिश्यू हैं। तो फर्स्ट हमने ये जाना कि मसल्स टिश्यू जो होते हैं वो हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए होते हैं। फिर सेकंड है हमारा जो मसल्स टिश्यू होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? मसल्स फाइबर के बने हुए होते हैं। जो हमारी बॉडी लॉन्ग चेन सेल चेन होती है यानी कि बॉडी मूवमेंट जो करती है तो वो मसल्स टिश्यू का कारण करती है। लेकिन जो ये मसल्स फाइबर हैं ये कैसे बने होते हैं? ये लॉन्ग सेल होते हैं, लॉन्ग सेल चेन होती है। एक लंबी कोशिकाओं की जो एक श्रृंखला होती है उनसे मिलकर बने होते हैं कौन? हमारे मसल्स फाइबर। और मसल्स फाइबर में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। तो वो जो प्रोटीन पाया जाता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोला जाता है उसे? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है उसको। तो मसल्स फाइबर जो होती हैं वो लॉन्ग सेल चेन होती हैं यानी कि लंबी जो कोशिकाओं की जो श्रृंखला होती है वो क्या बनाती है? मसल्स फाइबर बनाती है, मांसपेशीय तंतु बनाती है। और मांसपेशीय तंतु क्या होती हैं? ये लंबी कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं और इनमें एक प्रकार का क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है मसल्स फाइबर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट यानी कि ये 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला तो होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। तो जो एक्टिन होता है वो कॉन्स्ट्रक्शन के लिए उत्तरदायी होता है और जो मायोसिन होता है वो किसके लिए होता है? रिफ्लेक्शन के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। तो जो एक्टिन होता है, एक्टिन प्रोटीन जो होता है, एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मतलब संकुचित करने का काम करता है किसी भी चीज को। जैसे हार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल है, हार्ट मतलब हृदय है हमारा। तो उसको क्या करता है? उसको ये कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकोड़ने का काम करता है। और वहीं अगर हम मायोसिन की बात करें तो ये क्या करता है? रिफ्लेक्सेशन मतलब उसको छोड़ने का काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं जो हार्ट हमारा पंप होता है वो कैसे होता है? इस तरह से पंप होता है, बंद होना और खुलना। तो जब बंद होता है यानी कॉन्स्ट्रक्ट होता है तो कौन सा प्रोटीन काम करेगा? एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन काम करेगा। लेकिन अगर हमारा हार्ट जब ओपन होता है, जब सिकुड़ने से बाहर होता है, संकुचित नहीं होता है, ओपन होता है, तो वो कौन सा प्रोटीन काम करेगा? तब करेगा हमारा मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि किसके लिए उत्तरदायी होता है? रिफ्लेक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये हुई थोड़ी सी बात मसल्स टिश्यू की। अब हम बात करते हैं मसल्स टिश्यू अटैच किससे होती हैं। तो जितनी भी मसल्स टिश्यू होती हैं या मसल सेल्स जो होती हैं वो किससे अटैच होती हैं? वो सारी अटैच होती हैं आपकी नर्व सेल से। किससे अटैच होती हैं? नर्व सेल से हमारी सारी मसल सेल्स अटैच होती हैं। और एक बात बता दें कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है सेल्स वो 55% होती है हमारी बोन्स
40% होती है हमारी मसल्स, और जो बचा कुचा 5% रह गया वो होता है हमारी बॉडी में ब्लड। यानी कि ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हमारी बॉडी पूछी जाए कितने पार्ट से, कौन कौन से भागों से मिलकर बनी हुई है, तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो पार्ट पाया जाएगा वो पाया जाएगा बोन्स, यानी अस्थि, यानी कि हड्डियों का, जो कि कितना होगा 55% होगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर आता है मसल्स का, यानी कि मांसपेशियों का, और वो बना होगा 40% पार्ट से, और बाकी का रिमेनिंग 5% पार्ट वो बनेगा किससे, ब्लड यानी कि रक्त से। तो ये हुई बात हमारे 100% बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या क्या पाया जाता है। तो मसल्स टिश्यू में बॉडी मूवमेंट के लिए मसल्स जो होती हैं वो बॉडी मूवमेंट करती हैं, यानी कि शरीर की जितनी भी गतिविधियां, कार्यविधि उनके लिए होती हैं मसल्स। फिर हमने बताया कि मसल्स फाइबर से मसल्स टिश्यू मिलकर बने होते हैं, और मसल्स फाइबर किससे मिलकर बनते हैं, मसल्स फाइबर जो होती है वो लॉन्ग सेल चेन होती है, यानी कि लंबी कोशिका की श्रृंखला होती है, जिसमें एक प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन का नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है वो दो तरह से मिलकर दो प्रोटीन, उसका मतलब वो डिवाइड होता है, वो दो प्रोटीन में डिवाइड होता है, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। एक्टिन जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्शन में काम हेल्प करता है, और मायोसिन जो होता है वो रिफ्लेक्शन में हेल्प करता है। तो इसका हमने एग्जांपल भी आपको बता दिया है, हार्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हृदय और आहार नाल जो होगी हमारी, वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन उसमें पाया जाएगा, जो कि कॉन्स्ट्रिक्शन और रिफ्लेक्सेशन के लिए जिम्मेदार होगा या उत्तरदायी होगा। फिर हमने बात की मसल सेल्स की। तो मसल सेल्स जो होती हैं वो किससे अटैच होती हैं, मसल सेल्स जो होती है हमारी वो नर्व सेल से अटैच होती है, यानी कि न्यूरॉन, जो अभी हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, तंत्रिका उत्तक जो पढ़ने जा रहे हैं हम, तो उसमें बताएंगे। तो मसल सेल्स हमारी किससे अटैच होती है, नर्व सेल से अटैच होती हैं। और इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की मैंने, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो पार्ट पाया जाता है वो पाया जाता है 55% बोन्स का, 40% मसल्स का, फिर 5% ब्लड का। तो ये हुई बात हमारी मसल्स टिश्यू की, यानी कि जो मसल्स टिश्यू हैं उनके बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू होते कितने प्रकार के हैं। तो आइए हम देखते हैं। मसल्स टिश्यू जो है जनरली 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, जिनको आप सबने इसके पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू, यानी कि मांसपेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि मांसपेशीय ऊतक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्ट्रैटियड, स्मूथ और कार्डियक, यानी कि रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी। ये तीनों के बारे में आपने क्लास 8, 6, 7 में पढ़ा होगा। तो आइए अब इसको पढ़ते हैं अच्छे से। तो रेखित पेशी जो होती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिप्ड मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि रेखित, यानी इसमें रेखा, इस मसल्स में, इस प्रकार की मांसपेशी में रेखा जैसी संरचना, यानी लाइनिंग जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो इसलिए इनको रेखित में पेशी भी कहते हैं। फिर ये जो पेशियां होती हैं ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। तो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करेगी तो हो जाएंगी ऐच्छिक। तो ऐच्छिक पेशी हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री मसल्स भी बोलेंगे। कैसी होती हैं, रेखाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको स्ट्रिप्ड मसल बोला गया। रेखाएं पाई जाती हैं इसलिए स्ट्रिप्ड मसल हो गई। ऐच्छिक पेशी यानी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहा गया। और इनको स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। स्केलेटल मसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होती हैं डायरेक्ट बोन से अटैच करके स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करती हैं, यानी कि कंकाल का निर्माण करती हैं ये जो पेशियां होती हैं, इसलिए इनको स्केलेटन पेशियां भी या स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। तो 3 नाम हो गए इनके, स्ट्रैटियड हो गई यानी कि रैखित, और रैखित है तो स्ट्रिप्ड मतलब पट्टियां पाई जा रही हैं इनकी, ये इसलिए स्ट्रिप्ड हो गई। हमारी इच्छा के अनुसार कार्य कर रही हैं, इसलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करती है, यानी कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है, इसलिए इनको हम स्केलेटल टिश्यू भी, स्केलेटल मसल्स भी कहेंगे।
फिर अब हम बात करते हैं कि ये होती कैसी हैं। तो स्ट्रैटेड मसल्स जो होती हैं यानी कि यादृच्छिक पेशियां जो होती हैं वो किससे अटैच होती हैं, इज अटैच टू द बोन्स, यानी कि ये डायरेक्टली बोन्स हड्डियों से अटैच होती हैं और इनमें जो बोन्स होती हैं वो पाई जाती हैं। फिर इनका शेप कैसा होता है, तो ये होती हैं लॉन्ग, लंबी, सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होती हैं, लंबी होंगी और बेलनाकार होंगी। अभी क्लियर हो जा रहा है आपको फिगर से। फिर कैसी होती है, न्यूक्लियस कैसा पाया जाता है, एक से अधिक पाया जा रहा है, सो इसलिए कहा गया है मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इनमें न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है वो एक से अधिक पाया जा रहा है, इसलिए इनको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाएगा। और टायर्ड लिखा हुआ है, आई मीन थक जाती हैं। तो ये मसल्स जो होंगी वो वर्क करती रहती हैं, तो इसलिए ये थक जाती हैं। तो ऐच्छिक पेशियां जैसे हैं, मान लीजिए हमारा हाथ है, इससे आप कितना भी काम कर लो, कितना भी लिख लो, आप लोग बोलोगे होमवर्क मिला है, कितना 5 सब्जेक्ट में होमवर्क मिला, 2 सब्जेक्ट क्या, मम्मा थक गया हाथ। दैट मीन ये आपकी रैखिक पेशी है, ये आपकी वॉलेंट्री मसल, ये आपकी स्केलेटल मसल है, जो कि आपकी इच्छा के अनुसार तो काम कर रही है लेकिन थक जा रही है। पैर है, आप कितना चल लोगे, कितना दौड़ लोगे, दौड़ते दौड़ते चलते चलते आप थक जाओगे। तो ये कैसी मसल्स है आपकी, ये आपकी ऐच्छिक पेशियां यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार कार्य कर रही हैं, आपके मन के मुताबिक काम कर रही हैं। कि आपका मन किया तो आपने इतना वर्क कर लिया, आपका मन किया तो आपने इतना दौड़ लगा ली। तो इस तरह से जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं तो वो वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं, या स्टेप्ड मसल कहलाती हैं, या स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं, बिकॉज इट फॉर्म स्केलेटल सिस्टम एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अटैच्ड टू द बोन्स। बोन्स आर प्रेजेंट, टायर्ड सेल एंड लॉन्ग सिलेंड्रिकल, और कैसी होंगी, लंबी और सिलेंड्रिकल यानी कि लंबी और बेलनाकार होंगी। फिर हम सेकेंड टाइप ऑफ मसल टिश्यू के बात करते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ मसल टिश्यू है हमारा स्मूथ यानी कि अरैखिक, इसको हम अनस्टिप्ड बोलते हैं। और अनस्टिप्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे जो रेखाएं हैं वो नहीं पाई जाती, जैसे कि नाम से लिखा है अरेखित, इस पे रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। और ये कैसे कहाँ पाई जाती है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है, जैसे कि आंत है और आइरिस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इन सब जगह पे, इंटेस्टाइन को आंत बोलते हैं, तो वहां पे पाई जाती हैं। फिर ये कैसे होती है, लॉन्ग, पॉइंटेड, बोथ एंड और फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म का मतलब होता है तर्कु रूपी, जैसे कि तरोई होती है, तो तुरई का जिस तरह से शेप होता है इस तरह से शेप होता है उसका, या करेला का आप बोल सकते हो, जिस तरह से शेप होता है इस तरह से ये सेल्स होती हैं, ये बोन्स जो होती हैं, ये हमारी जो पेशियां होती हैं वो इस तरह से कुछ होंगी, इसको बोला जाता है फ्यूजीफॉर्म। तो उसको हिंदी में बोलते हैं तर्कु रूपी। लॉन्ग होगी, पॉइंटेड बोथ एंड, ये देखिए दोनों एंड इसका जो है वो पॉइंटेड है, और फ्यूजीफॉर्म एंड है यानी कि फ्यूजीफॉर्म है यानी कि तर्कु रूपी है। तर्कु रूपी का मतलब बोथ एंड्स आर पॉइंटेड, इसी को ही फ्यूजीफॉर्म बोलते हैं। और इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, यूनी न्यूक्लिएटेड यानी कि एक ही न्यूक्लियस को धारण करेंगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा। फिर नॉट टायर्ड, ये टायर्ड नहीं होती हैं, ये थकती नहीं है, और बोन्स इसमें नहीं पाई जाएंगी यानी कि इनमें हड्डियां जो होंगी वो नहीं पाई जाएंगी। और ये हमारी इच्छा के अनुसार, अगर हमारी इच्छा नहीं भी है तो भी ये वर्क करेगी, तब इन्हें हम क्या बोलेंगे, अनवॉलेंट्री मसल। क्या बोलेंगे हम, अनवॉलेंट्री मसल। स्मूथ होंगी यानी कि बिल्कुल चिकनी होंगी, अनस्टिप्ड कोई भी रेखाएं नहीं पाई जाएंगी, और अनवॉलेंट्री होंगी बिकॉज ये हमारे वर्क, हमारे मन के हिसाब से ये काम, इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे। जैसे कि आप ले सकते हो स्टमक, तो पेट में जो खाना पचेगा, तो आप अगर चाहो ना पचे, या आप चाहो कि डाइजेस्ट फूड जो अनडाइजेशन कभी कभी हो जाता है, तो आप चाहो कि हाँ ये अनडाइजेस्टेड है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, तो ये आपके हिसाब से, ये आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा। लेकिन अगर एक बार आप सोचोगे कि हाथ काम करते करते थक गया है तो इसको रोक दें, या ये काम रोक दें, तो ये आपकी इच्छा के अनुसार काम करेगा, और ये हाथ शायद आपका रुक जाए या आप इसको रोक दें, तो वो हो जाएगी वॉलेंट्री मसल। लेकिन जो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी तो वो कहलाएगी आपकी अनवॉलेंट्री मसल, या अनस्टिप्ड मसल, या स्मूथ मसल। स्मूथ तो इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें कोई भी पट्टियां या कोई भी रेखाएं नहीं पाई जाएंगी, इसलिए इनको अरेखित, स्मूथ, अनस्टिप्ड, अनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाएगा। ठीक, फिर ये कहाँ पाई जाएंगी, इंटरनल ऑर्गन यानी कि आंतरिक अंगों में, अंतरांगों में पाई जाएंगी। लॉन्ग होंगी, लंबी होंगी, पॉइंटेड और बोथ एंड होंगी, जिसको हम दूसरे शब्दों में फ्यूजीफॉर्म यानी कि तर्करूपी कहेंगे। फिर यूनिन्यूक्लिएटेड होंगी यानी कि जो न्यूक्लियस होगा इनमें वो सिर्फ और सिर्फ एक पाया जाएगा। लेकिन वही अगर हम बात रेखिक पेशी
ऐच्छिक पेशी यानी कि वॉलेंट्री मसल या स्केलेटल मसल की करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि एक से अधिक न्यूक्लियस को बियर करती हैं, एक से अधिक न्यूक्लियस को धारण करती हैं, और ये टायर्ड नहीं होती यानी कि थकती नहीं, और बोन्स इसमें हड्डियां जो है वो उसमें नहीं पाई जाएंगी। फिर अब हम लास्ट थर्ड टाइप ऑफ मसल टिश्यू पढ़ते हैं, वो है हमारा कार्डियक यानी कि हृदयक पेशी। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, हृदयक, ये हृदय में पाई जाएगी। कार्डियक जो हृदय से रिलेटेड चीजें होती है उनमें कार्डियक लगता है। जैसे कि अगर आप हृदय के डॉक्टर को या हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाने जाएंगे तो बोला जाएगा प्लीज आप कार्डियोलॉजिस्ट से वो कर लीजिए, संपर्क कर लीजिए। तो कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क कर लीजिए का मतलब कार्डियक जो वर्ड है, अगर कार्डियक वर्ड कहीं भी आता है तो आपको समझ जाना है कि वो हृदय यानी कि हार्ट के बारे में बात की जा रही है। तो हृदय से संबंधित है, ये कहाँ पाई जाएंगी मसल्स? ये मसल्स हार्ट में पाई जाएंगी, हृदय में पाई जाएंगी। और हृदय में पाई जाने के कारण ये कैसी होंगी, इनका जो स्ट्रक्चर होगा ये ब्रांच होगा, यानी कि धमनी और शिराएं ये सब इसमें पाई जाएंगी। फिर सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होंगी, और नेट लाइक यानी कि जाली नुमा होंगी। कैसी होंगी? जाली नुमा होंगी, शाखाएं होंगी, और सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होंगी, और पाई कहाँ जाएंगी? ये हमारे हार्ट में पाई जाएंगी। फिर इनमें जो न्यूक्लियस की बात है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, यूनि न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। एक न्यूक्लियस भी पाया जा सकता है और दो न्यूक्लियस भी पाया जा सकता है। ये पेशियां भी जो होती हैं वो कभी थकती नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं अगर हार्ट हमारा थक जाएगा तो शायद हम लोग भी थक जाएंगे, यानी कि हम लोग नहीं रहेंगे। तो हमेशा ये कंटिन्यूअसली चलने वाली ये पेशियां होती हैं, तो ये भी टायर्ड नहीं होती हैं, और इनमें भी बोन्स यानी कि जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वो नहीं पाई जाती हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू, and it is three types. First is striated, which also known as striated, voluntary and skeletal muscle. Second is smooth, and third is cardiac. Smooth is also known as unstripped and involuntary muscles. तो हमने striated यानी रैखिक पेशी में देखा कि रैखिक पेशी वो होती हैं, इनमें रेखाएं पाई जाती हैं, डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं, जो कि अभी फिगर से आप समझने जा रहे हो। तो डार्क और लाइट बैंड जो पाए जाएंगे वो देखे जाएंगे, और किससे अटैच होंगी? बोन से अटैच होंगी, दैट मीन बोन इज प्रेजेंट। और इनका शेप जो होगा वो कैसा होगा? लॉन्ग होगा और सिलेंड्रिकल होगा, यानी कि लंबी होंगी और सिलेंड्रिकल होंगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी, यानी कि एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाएंगे। टायर्ड यानी कि थक जाएंगी, और बोन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए इन्हें वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक मांसपेशियां बोला जाएगा। स्केलेटन सिस्टम फॉर्म करने के कारण इन्हें स्केलेटन मसल भी कहा जाएगा। फिर सेकंड है हमारा स्मूथ यानी कि आरेखित पेशी। तो इसको ये कहाँ पाई जाएंगी? हमारे इंटरनल ऑर्गन यानी कि अंतर अंगों में पाई जाएंगी। लॉन्ग होंगी, दोनों तरफ से पॉइंटेड होंगी, यानी कि तर्करूपी होंगी, जिसे इंग्लिश में फ्यूजिफॉर्म कहते हैं, यानी कि करेला का जो शेप होगा आप देख सकते हो, तो उस तरह से ये होंगी। और यूनि न्यूक्लिएटेड यानी कि एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, बोन इज नॉट प्रेजेंट यानी कि बोन नहीं मिलेंगी। और टायर्ड ये मतलब कि ये थकती नहीं है, ये पेशियां जो होंगी वो थकेंगी नहीं। फिर थर्ड हमने पढ़ा कार्डियक यानी कि हृदय। और कार्डियक वर्ड का जो रिलेशन मेन होता है वो हमारे किससे होता है? हार्ट से होता है, हृदय से होता है। तो ये मसल्स कहाँ पाई जाएंगी? हार्ट में पाई जाएंगी। कैसी होंगी? सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड नेट लाइक, यानी कि बेलनाकार होंगी। ब्रांच यानी कि शाखान्वित होंगी, और नेट लाइक यानी कि जालिका रूप या जाली रूपी होंगी। फिर वन या टू न्यूक्लियस मतलब यूनि न्यूक्लिएटेड भी होंगी और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होंगी। नॉट टायर्ड, ये टायर्ड यानी कि थकेंगी नहीं। और बोन प्रेजेंट इसमें नहीं होगा, यानी कि इसमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होगा। वॉलेंट्री मसल्स का एग्जांपल मैंने बताया हाथ, पैर। और इनवॉलेंट्री मसल जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उनका हमने एग्जांपल बताया एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, आइरिस जो आँख में पाई जाती है, आइरिस, और यानी कि पलक जो चपकती रहती है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं। फिर कार्डियक है, तो पलक जो झपकती हमारी इच्छा के अनुसार है, लेकिन जो आंखें जो हमारी इधर मूवमेंट करती हैं या फड़फड़ाती हैं, तो वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। फिर है कार्डियक हार्ट। फिर सिलेंड्रिक कार्डियक का एग्जांपल जो है वो हार्ट है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। और स्किन के जो हमारे बाल होते हैं वो भी अनस्ट्रिप्ड मसल का ही एग्जांपल होते हैं, यानी कि अपने आप खड़े हो जाते हैं। और एक चीज इसमें और बतानी है कि ये जो अरैखिक पेशी होती हैं ये किस सेल से बनी हुई होती हैं? तो ये जो अरैखिक पेशी होती हैं ये एक सेल से बनी हुई होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मायोसाइट्स बोलते हैं।
जो अरैखिक पेशी होती है यानी कि अनस्टेप्ड अनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं वो एक प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स बोलते हैं। और मायोसाइट्स जो होती हैं वो किससे, ये वाली जो मसल्स होती हैं यानी कि अनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं वो किससे घिरी हुई होती हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती हैं और मसल्स से घिरी हुई होती हैं। यानी कि जो अरैखिक पेशी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अरैखिक पेशियों से मिलकर, सॉरी मसल्स यानी जितनी भी मांसपेशियां उनसे क्या होती हैं, ये घिरी हुई होती हैं। और इनमें एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है या जिस सेल से बनी हुई होती है उनको क्या बोलते हैं, हम मायोसाइट्स बोलते हैं। तो हमने पढ़ लिया स्ट्रैटिएट मसल, सॉरी वॉलेंट्री स्केलेटन और स्टिप्ड मसल, जिसको स्ट्रैटिएट मसल भी बोलते हैं, स्मूथ अनस्टिप्ड और अनवॉलेंट्री मसल्स, और थर्ड है कार्डियक मसल। इन तीनों के बारे में हमने लिटरेचर पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इसका फिगर। तो आइए फिगर से समझते हैं इन तीनों में डिफरेंस। सो लेट्स सी। तो अब हम देखते हैं वॉलेंट्री मसल्स का फिगर। तो आइए देखते हैं कैसा होता है इसका फिगर। जैसे कि हमने बताया कि लॉन्ग होती हैं और सिलिंड्रिकल होती हैं, तो इस तरह से हम शेप बना लेंगे। फिर एक डार्क करनी है और एक लाइट करनी है। इस तरह से इसमें बैंड्स बना लेंगे यानी स्ट्रिप बना लेंगे यानी कि पट्टियां बना लेंगे। तो इस तरह से हम ये बना लेंगे। ये हमारे यहाँ न्यूक्लियस, यानी कि ये कैसे थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड थे। ये स्ट्रिप्ड पाई जा रही हैं। ये लाइट स्ट्रिप्ड है यानी कि हल्की पट्टियां हैं, और ये डार्क स्ट्रिप्ड है यानी कि गाढ़ी पट्टियां हैं, गहरे रंग की पट्टियां हैं। तो जो डार्क स्ट्रिप्ड है और लाइट स्ट्रिप्ड है, ये इनको कुछ और भी कहा जाता है। जो लाइट स्ट्रिप्ड है इनको बोला जाता है आई स्ट्रिप, और जो डार्क स्ट्रिप्ड है उनको बोला जाता है ए स्ट्रिप। अब बात यहां फंस गई, व्हाट इज द आई स्ट्रिप एंड व्हाट इज द ए स्ट्रिप। तो आई स्ट्रिप जो होती है इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक, और ए स्ट्रिप जो होती है इनको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। तो जो आइसोट्रोपिक होती हैं वो क्या करती हैं, वो लाइट को पास कर देती है, यानी कि लाइट जो होगी यानी कि जो प्रकाश पड़ेगा इनमें क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और लेकिन वही अगर एनाइसोट्रोपिक की बात करें तो क्या करेंगी, ये जो लाइट होती है इनसे पास नहीं होगी। यानी कि आप सीधी सी बात समझ सकते हैं, डार्क स्ट्रिप जो गहरे रंग की जो पट्टियां होंगी उनमें लाइट पास नहीं होगी, और जो लाइट कलर की पट्टियां होंगी उनसे लाइट पास हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी वॉलेंट्री मसल यानी कि ऐच्छिक पेशी का फिगर, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, डार्क एंड लाइट स्ट्रिप पाई जा रही है, मतलब गहरे और हल्के रंग की पट्टियां पाई जा रही हैं। लाइट स्ट्रिप को आई स्ट्रिप बोलते हैं और डार्क स्ट्रिप को ए स्ट्रिप बोलते हैं, यानी कि एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं, और आई स्ट्रिप का मतलब होता है आइसोट्रोपिक स्ट्रिप। तो आइसोट्रोपिक जो होंगी वो लाइट को पास आउट करेंगी, बट जो एनाइसोट्रोपिक होंगी वो लाइट को पास आउट नहीं करेंगी। फिर अब हम देख लेते हैं अनवॉलेंट्री मसल्स को। यानी कि स्मूथ मसल। तो स्मूथ और अनवॉलेंट्री मसल्स जो होती है वो हमने बताया था फ्यूजी फॉर्म में होंगी, वो कुछ इस तरह से होंगी, बोथ इन आर पॉइंटेड और लॉन्ग होंगी। इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो हमने बताया था यूनी न्यूक्लिएटेड यानी कि एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, और इस तरह से इसमें जो होगा ये क्या फिल होगा, इसमें एक द्रव फिल होगा, इस द्रव को क्या बोलेंगे, सर्कोप्लाज्म। क्या बोला जाएगा, सर्कोप्लाज्म। और ये जो बाहर की जो ये कवरिंग पाई जा रही है इसको क्या बोला जाएगा, सर्कोलेमा।
और ये जो न्यूक्लियस है वो कैसा यूनी न्यूक्लिएटेड है। तो इस तरह से जो वॉलेंट्री यानी कि स्मूथ मसल्स होंगी, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है, इसकी जो कवरिंग है ऊपर की, और ये किससे घिरी हुई होंगी, मसल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होंगी, यूनी न्यूक्लिएटेड होंगी, बताया था लॉन्ग होंगी, और फ्यूजिफॉर्म यानी कि तर्कोरूपी होंगी, बहुत ही सार पॉइंटेड जिसको बोला जाता है। अंदर का जो द्रव है यानी कि अंदर का जो द्रव फिल है वो किससे फिल है, वो सर्कोप्लाज्म उसको बोला जाएगा। बाहर की जो कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, सर्कोलेमा बोलेंगे। और जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है वो कैसा पाया जा रहा है, यूनी न्यूक्लिएटेड पाया जा रहा है, यानी कि एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। फिर अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल यानी कि हृदय पेशी, और हृदय पेशी में मैंने ये बताया था कि ये हार्ट में पाई जाएंगी, स्मूथ एंड स्टिफ दोनों होंगी, यानी कि ये स्मूथ सेल जो आपने बनाई थी वो, और जो स्टिफ सेल बनाई थी वो, तो कुछ इस तरह से बना दीजिए इनको, ये कुछ इस तरह से रहती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होंगी ये, और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होंगी। जब दोनों पाई जाएंगी तो यूनी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती हैं ये। ये जो डॉट डॉट दिखा रहे हैं हम, तो वो है हमारी लाइट बैंड यानी कि एनाइसोट्रॉपिक, सॉरी आइसोट्रॉपिक है। और जो डार्क कलर का जो मैंने बिना गैप के दिखाया है वो है हमारा डार्क बैंड। तो ये इस तरह से होंगी, और इनके अंदर भी क्या डार्क बैंड और लाइट बैंड पाए जाएंगे, जैसे कि देखा था हमने अभी, ये डार्क बैंड जिसको ए बोला था, और ये हमारा लाइट बैंड जिसको कि आई बोला था। ए का मतलब एनाइसोट्रॉपिक और आई का मतलब आइसोट्रॉपिक। इससे लाइट पास आउट हो जाएगी और इससे लाइट पास आउट नहीं होगी। ये हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये हमारा यूनी न्यूक्लिएटेड है। ये हमारी स्मूथ वॉल है। और ये स्मूथ वॉल हो गई, और इसके अंदर जो फिल है जिसको हम द्रव बोलेंगे, उस द्रव का अभी हमने नाम बताया है। उस द्रव का नाम क्या है, सर्कोप्लाज्म। और जो बाहर की कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ वॉल जो ये बताई जा रही है वो क्या है, सर्कोलेमा। ये स्मूथ वॉल ही जो है वो क्या है, हमारी सर्कोलेमा की है। तो ये हुई बात हमारी कार्डियक मसल्स। तो इस तरह से हमने अपने स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और वॉलेंट्री मसल्स, तीनों मसल्स को हमने फिगर से और लिटरेचर से समझ लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टिश्यू की, जिसका नाम है न्यूरॉन, जो कि तंत्रिका तंत्र है। तो आइए अब हम बात करते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें कि न्यूरॉन सेल जो होती हैं वो 1.5 से 2 मीटर लंबी होती हैं। और मैंने सेल का जब सबसे पहला लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने यही बताया था कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है वो कौन सी है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन सेल है। तो न्यूरॉन सेल जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है, जो कि 1.5 से 2 मीटर तक लंबी होती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं न्यूरॉन सिस्टम, जो कि सबसे बिग मसल होती है इन ह्यूमन बॉडी।
और इसके बारे में और अधिक जानकारी हम जानते हैं। ये हम तो चलिए हम लोग देखते हैं नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक। तो तंत्रिका उत्तक जो होता है वो न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और न्यूरॉन या नर्व सेल्स जो होती है वो 1.5 to 2 मीटर लॉन्ग होती हैं एंड इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि सबसे लंबी सेल अगर ह्यूमन बॉडी की पूछी जाए तो वो है न्यूरॉन या नर्व सेल्स हैं। तो न्यूरॉन या नर्व सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यानी कि संवेदनशीलता के प्रति ये अपनी प्रतिक्रिया दिखाती हैं। स्टिमुलाई मतलब होता है संवेदनशीलता, तो संवेदनशीलता के प्रति ये अपना रिस्पॉन्स दिखाती हैं। तो और जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो किन सेल्स के मिलकर बने होते हैं, नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो हमारी न्यूरॉन या नर्व सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इट इज द 1.5 to 2 मीटर लॉन्ग एंड इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी एंड इट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, दैट मीन ये संवेदनशीलता को दिखाती हैं। तो ये हुई बात हमारी किसकी, तंत्रिका उत्तक की। फिर अब हम बात करते हैं तंत्रिका उत्तक में कि तंत्रिका उत्तक जो है वो क्या करती हैं। तो तंत्रिका उत्तक की जो रचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है बहुत ही जटिल होता है, इनका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही मिला जुला होता है और इनकी जो वर्किंग होती है वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। यानी कि स्ट्रक्चर और वर्क दोनों ही इनका कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम बात करते हैं कि नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं या नर्वस सेल होती हैं तो वो कितनी तरह की होती हैं। तो नर्व सेल्स जो होती हैं वो हमारी दो तरह की मेनली होती हैं। हैव पेशेंस, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे 3 प्रकार की होती है, मैंने बताया कि 2 प्रकार की होती हैं। तो 2 टाइप, फर्स्ट इज कोशाकाय जिसको क्या बोला जाता है, साइटोन। कोशाकाय जिसको क्या बोलते हैं हम, साइटोन बोलते हैं। और दूसरा है हमारा कोशा प्रवर्ध जिसको बोलते हैं सेल प्रोसेसेस। अब ये जो कोशा प्रवर्ध है यानी सेल प्रोसेसेस है, इसमें हम पढ़ेंगे डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। डेंड्राइट्स और एक्सॉन जो है वो हम किसमें पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे सेल प्रोसेसेस में यानी कोशा प्रवर्ध में। जो इनके प्रवर्ध निकले होते हैं इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, जिनको आप वृश्चिकाएं भी दूसरे शब्दों में बोलते हैं। तो ये 2 मेन टाइप होते हैं सेल, न्यूरॉन सेल के, सॉरी नर्व सेल्स के। तो नर्व सेल्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोशाकाय यानी कि साइटोन। तो आइए देखते हैं साइटोन होता क्या है। साइटोन जो होता है वो बहुत मेन पार्ट होता है नर्व सेल्स का। और नर्व सेल्स का जो साइटोन होता है वो क्या होता है, एक बिग न्यूक्लियस यानी कि एक बड़ा न्यूक्लियस धारण किए होता है। यानी कि साइटोन जो कोशाकाय होगा वो कैसा होगा, हमारा बिग न्यूक्लियस यानी कि बड़ा न्यूक्लियस एक इसमें पाया जाएगा एक साइटोन में यानी कोशाकाय में। और इट इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, और ये किससे घिरा हुआ होगा, ये साइटोप्लाज्म यानी कि कोशाद्रव्य से घिरा हुआ होगा। फिर हम बात करते हैं इसके आगे की। तो ये हमने देख लिया कि ये जो है उसके अंदर बिग न्यूक्लियस पाया जा रहा है एंड इट इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म में कुछ छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और वो कण किसके होते हैं, वो कण होते हैं प्रोटीन के। किसके होते हैं, प्रोटीन के कण होते हैं। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और उन कण को ही हम क्या बोलते हैं, निसेल्स ग्रैन्यूल यानी कि निसेल्स कण बोलते हैं। निसेल्स कण जो होंगे वो किसके बने हुए होंगे, जो निसेल्स कण होंगे वो बने हुए होंगे हमारे साइटोप्लाज्म में। जो प्रोटीन पाया जा रहा है, छोटे छोटे कण प्रोटीन के पाए जा रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, निसेल्स ग्रैन्यूल या निसेल्स कण पाए जाएंगे। और इसके साथ साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सिंपल गोल्जी बॉडी भी पाई जाएगी। यानी कि निसेल्स ग्रैन्यूल के साथ साथ
साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी पाई जा रही है। तो ये हुई बात हमारी कोशिकाएं यानी कि साइटोन की। तो साइटोन को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। साइटोन जो है, कोशिकाएं जो है वो किसका बना हुआ होता है, वो कोशिकाएं जो है वो बना, उसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल होता है, मतलब कोशिकाएं जो है, साइटोन जो है वो चारों ओर से किससे घिरा होता है, साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है। साइटोप्लाज्म में एक बिग न्यूक्लियस यानी कि एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, किसके, प्रोटीन के स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन साइटोप्लाज्म प्रोटीन स्मॉल पार्टिकल्स आर आल्सो फाउंड एंड दिस प्रोटीन पार्टिकल इज नोन एज निसल्स ग्रैन्यूल और निसल्स कण। और इनके साथ साथ इंस्टेड ऑफ निसल्स ग्रैन्यूल्स वी फाउंड इन साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी body. So let's see the second part of nervous system, nervous cell. So the second part of nerve cells is kosha pravard and it is also known as cell process, यानी कि सेल प्रोसेस कोशा प्रवर्त। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कोशा प्रवर्त में हमें सबसे पहले पढ़ना है डेंड्रॉइड्स और सेकंड पढ़ना है हमें एक्सॉन। तो डेंड्रॉइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है इसका डेंड्राइट्स, जिसकी हिंदी होती है वृश्चिकाएं। अगर आप वृश्चिकाएं याद रखेंगे तो शायद आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। वृश्चिकाएं, वृक्ष में जो शाखाएं होती हैं, वृक्ष और शाखाएं दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वृश्चिकाएं। वृक्ष जैसे आपका मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक, इसमें आपने कई सारी शाखाएं निकाली, वही मेन काम डेंड्रॉइड्स का होता है। जो साइटोन होता है उसके बाहर कुछ आउटर जो कवरिंग होती है, ये जो आपका साइटोन है, साइटोन के बाहर ये कुछ इस तरह से शाखाएं निकली हुई होती हैं। अभी पूरा फिगर आपको बना के बताते हैं। ये इस तरह से कुछ शाखाएं निकली होती हैं। तो ये जो शाखाएं होती हैं यही क्या होती हैं, ये साइटोन से क्या निकली, अनेक सारे प्रवर्ध यानी कि अनेक सारी वृश्चिकाएं निकली है, अनेक सारे प्रवर्ध निकले रहते हैं जो क्या होते हैं, अत्यंत शाखित होती है, यानी कि बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं उनमें। जैसे ये आगे जाके और ब्रांचेस, मल्टी ब्रांचेस हो गए, फिर ये मल्टी हो गई, ये मल्टी हो गई, इस तरह से। तो इस तरह से कई सारे प्रवर्ध निकले होते हैं और ये जाके आगे और भी शाखित हो जाते हैं। और इनके जो क्या कहते हैं छोर होते हैं, यानी कि इनकी जो एंडिंग होती है वो क्या होती है, पतली होती चली जाती है। और ये क्या करते हैं, ये जो स्मॉल एंड होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सॉन, इसके साथ सिनेप्स करते हैं। सिनेप्स का मतलब होता है संधि करना, मिलना। तो इसके साथ सिनेप्सिस करते हैं और ये सिनेप्सिस करने के साथ साथ क्या करते हैं फिर, और इन्हीं ये जो छोटी छोटी वृश्चिकाएं निकली हुई होती हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, डेंड्रॉइड्स कहते हैं। किसको डेंड्रॉइड्स बोलेंगे, ये जो निकली हुई है इन्हें ही हम डेंड्रॉइड्स बोलेंगे। ये है हमारी डेंड्रॉइड्स। और जो डेंड्रॉन्स होते हैं वो इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। यानी कि साइटोन यानी कोशिकाएं से अनेक सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं। जो ये छोटी छोटी शाखाएं हैं इनको हम क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन बोलेंगे। लेकिन इन डेंड्रॉन से भी कई शाखाएं निकलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रॉइड्स। तो आप कह सकते हैं ये जो है हमारा साइटोन जो हमारा रूट है, फिर रूट में हमारा पेड़ जो है वो क्या है, डेंड्रॉन है, और डेंड्रॉन से जो कई सारी ब्रांचेस निकली है वो क्या है, हमारी डेंड्रॉइड्स यानी कि वृश्चिकाएं हैं। फिर अब हम बात करते हैं एक्सॉन की। एक्सॉन यानी कि तंत्रिकाक्ष। तो एक्सॉन की बात करते हैं। अभी हमने बताया कि जो डेंड्रॉइड्स होती हैं ये किससे सिनेप्स यानी किससे संधि के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, किससे जुड़ी हुई होती हैं, एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जो तंत्रिकाक्ष होती हैं ये कैसी होती हैं, ये जो साइटोन होगी उससे एक लंबा प्रवर्ध निकला होगा, एक लंबी लाइन, एक लंबी शाखा निकली हुई होगी, उसी को ही। और ये कैसी होती है, मोटी होती है और बेलनाकार यानी कि थिन होगी और सिलेंड्रिकल होगी। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो होगा किसका, एक्सॉन का। और एक्सॉन पर ही क्या होता है, न्यूरिलेमा
नामक होता है एक पदार्थ, उसका आवरण चढ़ा हुआ होता है। तो न्यूरिलेमा का जो आवरण चढ़ा हुआ होता है, और ये आवरण जो होता है वो कहीं कहीं से क्या होता है, न्यूरिलेमा का आवरण कहीं कहीं से पतला हो जाता है। जैसे कि ये है, ये साइटोन है, इससे ये निकली है डेंड्राइट्स। ये हमारा फिगर है, ये हमारा क्या है, एक्सॉन, और एक्सॉन कुछ इस तरह से होता है, और इसके बाहर की जो कवरिंग होगी वो क्या होगी, न्यूरिलेमा की होगी। और न्यूरिलेमा की जो कवरिंग है वो कुछ इस तरह से रहती है, यानी कि ये बीच बीच में थोड़ा सा छोड़ देती है वहां, फिर ऐसे आती है। तो ये इस तरह से जो ये बीच का भाग जो छूट जाता है, ये कहलाता है रैनवियर नोड, यानी नोड ऑफ रैनवियर। रैनवियर का नोड इसको कहा जाता है, रैनवियर्स नोड इसको कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी बात किसकी किसकी, साइटोन की, डेंड्राइट्स की और एक्सॉन की। तो आइए अब हम देखते हैं इसका फिगर। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका फिगर। तो हम अब फिगर देखते हैं नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक का। तो तंत्रिका ऊतक का ये हमारा है फिगर। हमने बात कर ली साइटोन की और सेल प्रोसेसेस की। सेल प्रोसेसेस में हमने बात की डेंड्राइट्स की और एक्सॉन की। तो साइटोन में हमने पढ़ा कि ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है और अंदर कोशा द्रव्य फिल होता है, और कोशा द्रव्य के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन पाया जाता है, छोटे छोटे प्रोटीन पाए जाते हैं, और इन्हीं प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, निसेल्स का बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, निसेल्स ग्रैन्यूल, यानी कि निसेल्स, ठीक। और ये हमारा साइटोप्लाज्म है, इसकी लेबलिंग करने को जरूरी है नहीं, इसे कर देते हैं। और ये न्यूक्लियस है, तो ये हो गया। और ये तीनों चीज है जो हमारी, वो क्या है, साइटोन है, कोशाकाय है। फिर बात की थी कोशाकाय से अनेक प्रवर्ध निकले हुए होते हैं जो कि वृश्चिकाएं कहलाते हैं। तो ये हमारे प्रवर्ध निकले हुए हैं, ये एक एक हमारे प्रवर्ध ही हैं जिनको हमने क्या बोला था, डेंड्रॉन कहा था। और डेंड्रॉन से क्या निकली हुई होंगी, बताया था, डेंड्रॉइड्स निकली हुई होंगी। तो ये हो गई हमारी बात साइटोन और डेंड्रॉइड्स की। फिर एक्सॉन में हमने बताया था कि एक्सॉन जो होता है वो साइटोन का एक सिरा लंबा बेलनाकार हो जाता है। ये हमारा पूरा एक्सॉन है, जिसमें क्या बताया था कि लंबा बेलनाकार एक सिरा हो जाता है जो कि मोटा होता है और बेलनाकार होता है सॉरी। और इस पे क्या है, न्यूरिलेमा का एक आवरण चढ़ा हुआ होता है। तो ये जो आवरण आप देख रहे हैं, ये किसका है, न्यूरिलेमा का है। और न्यूरिलेमा के अंदर कुछ ऑयल मटेरियल भी पाया जाता है, इस तरह से वसीय पदार्थ भी पाया जाता है, इस तरह से। और उस वसीय पदार्थ को हम बोलते हैं माइलिन। क्या बोला जाता है उसे, माइलिन बोला जाता है। एक्सॉन जो होता है उसके बाहरी आवरण को न्यूरिलेमा कहा जाता है, लेकिन न्यूरिलेमा के अंदर एक वसीय पदार्थ, वसा वाला पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइलिन। फिर हमने बात की थी कि जो न्यूरिलेमा होगा, सॉरी जो एक्सॉन होगा, एक्सॉन में जो पार्श्व शाखाएं होंगी यानी कि लेटरल ब्रांचेस जो होंगी, वो क्या होंगी, लेटरल ब्रांचेस से क्या लगा हुआ होगा, लेटरल ब्रांचेस से लगी हुई होंगी सिनेप्टिक खुंडियां, यानी कि सिनेप्टिक नॉब लगी हुई होगी। और वो सिनेप्टिक नॉब क्या करेगी, वो सिनेप्टिक नॉब जो ये नीचे ये जो लगा हुआ है लास्ट में, एक्सॉन के लास्ट में सिनेप्टिक नॉब लगी हुई होंगी। और ये नॉब क्या करेंगी, ये नॉब जो होंगी ये हमारी डेंड्रॉइड से संधि यानी सिनेप्स करवाएंगी।
जो सिनेप्स का वर्क होगा वो किसका होगा, सिनेप्टिक नॉब से होगा। तो इस तरह से ये इनसे मिली हुई होंगी। और फिर हमें एक और चीज बतानी है इसमें, एक्सॉन में कुछ लेटरल ब्रांचेस निकली हुई होती है, यानी कि पार्श्व जो वो होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो निकली हुई होती हैं। और वो किससे मिलकर, वो जो निकली हुई होती हैं वो किससे सिनेप्स करती हैं, वो पेशियों से जाके सिनेप्स करती हैं, मांसपेशियों से सिनेप्स करती हैं। और वो मांसपेशियों से सिनेप्स करने के बाद इसको क्या, इसी जो मांसपेशियों से जो सिनेप्स करती है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। और सिनेप्सिस की जो हिंदी होती है वो होती है युग्मक बंधन। तो हमने पूरा पढ़ लिया है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन सिस्टम। न्यूरॉन सिस्टम में हमने पढ़ लिया साइटोन के बारे में, और डेंड्राइट्स के बारे में, और एक्सॉन के बारे में। तो एक्सॉन के बारे में हमने पढ़ लिया। एक्सॉन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक्सॉन के बारे में हमने पढ़ा है कि जो एक्सॉन होती है वो साइटोन से निकली हुई मोटी, लंबी और बेलनाकार एक नली होती है, जिसकी इंडिंग पॉइंट जो होती है, जो एंड पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो एंड पॉइंट होता है वो बोला जाता है सिनेप्टिक नॉब। और सिनेप्टिक नॉब जो होती हैं वो किससे लगी हुई होती हैं, तंत्रिकाज से लगी हुई होती हैं, डेंड्राइट्स के साथ लगी हुई होती हैं। और जो डेंड्राइट्स होती हैं उनके साथ लगे होने पे इनको क्या, डेंड्राइट्स के साथ लगी हुई होती हैं, जिससे हम सिनेप्सिस बोलते हैं, या सिनेप्सिस मांसपेशियों के साथ वो लगी हुई हो, या तंत्रिकाज के साथ लगी हुई हो, तंत्रिकाज या वृश्चिकाओं के साथ लगी हुई हो। यानी कि एक्सॉन चाहे डेंड्राइट से लगी हुई हो या मांसपेशियों से लगी हुई हो, इन दोनों ही प्रक्रिया में जो सिनेप्स होगा, जो संधि होगी, उस क्रिया को बोलेंगे हम सिनेप्सिस। इसी को हिंदी में हम बोलते हैं युग्मक बंधन। और न्यूरिलेमा का इन पे आवरण होता है, इनके अंदर एक माइलिन नामक फैट मटेरियल पाया जाता है। और न्यूरिलेमा कहीं कहीं पर छूट के, जैसे कि ये देखा है आपने, ये जगह जो छूटी हुई है, ये जो जगह होती है ये छूटी हुई होती है, और इस जगह को हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर या रैनवियर का नोड। रैनवियर साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। तो रैनवियर नोड पाया जाता है, जो जगह छुटी हुई होती है। और रैनवियर नोड जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, रैनवियर नोड नहीं, जो तंत्रिका कला होती है, जो तंत्रिका ये पूरा है, ये किसका मिलकर बनी होती है, ये स्वान सेल की मिलकर बनी हुई होती है। यानी कि एक्सॉन जो होगा इसमें क्या, कौन कौन सी सेल्स पाई जाएंगी, जो सेल्स पाई जाएंगी वो बोली जाएंगी स्वान सेल। तो ये हो गई हमारी पूरी बात किसकी, न्यूरॉन सिस्टम की। और न्यूरॉन सिस्टम में अभी दो चीजें और बची हुई हैं, तो आइए अब हम उसको भी देख लेते हैं। न्यूरॉन सिस्टम जो होता है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, इट इज मैनी टाइप्स। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, हाउ मेनी टाइप्स। तो ये हो गई हमारी बात एक्सॉन डेंड्राइट्स और साइटोन की। अकॉर्डिंग टू वर्क अगर हम देखें कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर जो हमारे तंत्रिका ऊतक हैं वो कितने प्रकार के हैं, वो हमारे 3 प्रकार के हैं। एक है सेंसरी सेल, दूसरी है हमारी मोटर सेल, और तीसरी है हमारी इंटरन्यूरॉन। तो अकॉर्डिंग टू वर्क में सबसे पहले जो सेंसरी सेल है, तो सेंसरी सेल को समझ लेते हैं। सेंसरी सेल जो होती है हमारी, वो कैसी होती हैं, वो सेंसरी सेल जो होती है सेंस से, मतलब समझ रहे हैं आप, सेंसरी सेल का मतलब है सेंस से। तो सेंसरी सेल्स जो होती हैं वो हमारी सेंस से रिलेटेड होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज करती हैं। यानी कि
ये मैसेज किसको करेंगी, स्पाइनल कॉर्ड, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को मेरु रज्जु जो होगी उसको मैसेज करेंगी। और ये मैसेज जो होगा वो कैसे जाएगा, वो मैसेज जाता है, यानी कि मान लीजिए मैसेज टू स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को सेंस करेंगे। मान लीजिए आपके हाथ में चोट लगी है, तो हाथ में जो चोट लगेगी तो वो पहले जाएगी किसको सेंस देगी, वो लेगी पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सेंस देगी। फिर स्पाइनल कॉर्ड को जो सेंस दिया, जैसे कि चोट लग गई आपको, फिर उसने सेंस दिया किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। फिर स्पाइनल कॉर्ड से एक मैसेज आएगा आपके माइंड में कि हाँ चोट लगी है तो उस पर दवा लगाओ, इस पर मेडिसिन लगाओ। तो ये जो काम होगा स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाने का वर्क, वो हमारा कौन करेगा, वो मोटर सेल्स करेंगे, यानी कि मोटर न्यूरॉन करेंगे। तो मैसेज टू बॉडी, फिर बॉडी को जो मैसेज देने के बाद जो सेंसरी सेल होगी, यानी कि सेंसरी सेल को मोटर सेल से जो कनेक्ट करेगी, दैट मीन कौन हो गई, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि चोट लगी आपको, वो पहुंचा दिमाग में कि मेडिसिन लगाना है, तो इन दोनों के बीच में जो एक वर्क कर रहा है, वो वर्क कर रहा है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। तो वो वर्क जो होगा वो वर्क कहलाएगा, मिडिल वर्कर जो होगा वो कहलाएगा इंटरफेरॉन, सॉरी इंटरन्यूरॉन से। तो वर्क के आधार पर, कार्य के आधार पर 3 प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटरन्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होंगे वो सेंस, यानी कि जो भी आपकी सेंस में होगा, आपको चोट लगेगी अगर, तो वो जाकर पहले बताएगा, मैसेज देगा किसको, मैसेज टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को जो मैसेज देगा वो होगा हमारा कौन, सेंसरी न्यूरॉन। फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज जाएगा बॉडी में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में गया और ब्रेन से जाएगा सीधे बॉडी में कि हाँ आपको मेडिसिन लगानी है, तो इस तरह का जो मैसेज देगा वो कौन देगा, मोटर सेल देगी। और मोटर सेल और सेंसरी सेल के बीच में जो मिडिल वर्कर होगा वो होगा इंटरफेरॉन, जैसे कि इंटर न्यूरॉन, जिसको आप बोल सकते हो कि जैसे बोलते नहीं आप मेरे मामले में इंटरफेयर मत करो, तो मतलब 2 लोगों का मामला, उनके बीच में अगर आप बोलोगे तो इंटरफेयर करना होगा। तो वैसे ही सेंसरी सेल और मोटर सेल के बीच का जो मामला होगा वो बोला जाएगा इंटरन्यूरॉन, यानी कि उनके बीच में कोई इंटरफेयर कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, इंटरन्यूरॉन कर रहा है। फिर अब हम बात कर लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन सेल अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर द न्यूरॉन सेल इज 4 टाइप्स: यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एंड लास्ट अनेक्सॉन। यूनिपोलर में क्या होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, एक तरफ साइटोन से डेंड्राइट्स निकली हुई है और दूसरी तरफ क्या निकली हुई है, हमारी एक्सॉन निकली हुई है। ये हमारा पार्ट है एक्सॉन का और ये हमारा पार्ट है किसका, डेंड्राइट्स का। और ये जो बीच में है पार्ट वो क्या है, बॉडी पार्ट है, बॉडी सेल कह दो या आप इसको साइटोन ही मान लो। तो साइटोन के दोनों तरफ आप इस तरह से देखते हो, ठीक, सॉरी। तो साइटोन के जो लोअर एंड है उसमें एक्सॉन मिलता है और जो हायर एंड है उसमें डेंड्राइट्स मिलता है। तो डेंड्राइट्स जो होगा, अगर एक पोल पाया जा रहा है, मतलब दोनों तरफ डेंड्राइट्स नहीं पाए जा रहे हैं इस तरह से, यूनिपोलर का मतलब एक पोल पर, एक ध्रुव पर अगर पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिपोलर न्यूरॉन बोलेंगे, यानी कि एक तरफ एक्सॉन होगा और दूसरी तरफ डेंड्राइट्स होगा। तो इस तरह से जो नॉर्मल हमने अभी फिगर आपको बताया है वो यूनिपोलर न्यूरॉन का है। बाइपोलर का क्या होगा, दोनों तरफ, यानी कि एक पोल नहीं बल्कि 2-3 पोल अगर निकले हुए हैं तो वो बाइपोलर कहलाएगा, बाइपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर अगर बहुत सारे प्रवर्त निकले हैं, जो कि अभी बताया था फिगर न्यूरॉन सिस्टम का, तो उसमें अनेक प्रवर्त निकले हुए थे, तो वो कैसा था, वो था हमारा मल्टीपोलर का।
तो यानी कि पोलर का मतलब होता है ध्रुव, कई सारे ध्रुव से अगर निकले हुए हैं डेंड्राइट्स तो वो मल्टीपोलर होंगे। एक ही पोल से अगर निकला हुआ है तो यूनिपोलर होगा, दो पोल से निकला हुआ है तो वो बाइपोलर होगा, और लोअर एंड में हमेशा एक्सॉन ही होगा। लेकिन अनएक्सॉन या यूनी एक्सॉन या एनॉक्सेनिक भी बोला जाता है इसको, एनएक्सॉनिक। तो एनएक्सॉनिक या अनएक्सॉन जो होता है उसमें क्या होगा, उसमें साइटोन से सिर्फ और सिर्फ डेंड्राइट्स ही लगे होंगे, एक्सॉन नहीं पाया जाएगा। दैट मीन एक्सॉन इज नॉट प्रेजेंट इन अनएक्सॉनिक या एनएक्सॉनिक न्यूरॉन सेल। तो हमने देख लिया कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू वर्क न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल्स कितनी तरह की होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्क हमने देखा 3 तरह की होती हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एंड अनएक्सॉन और एनएक्सॉनिक। अनएक्सॉनिक, तो अनएक्सॉनिक में क्या होगा, एक्सॉन इज नॉट प्रेजेंट। मल्टीपोलर में होगा कि साइटोन के चारों तरफ या मल्टीपोलर या कई सारी डायमेंशन पे क्या निकले हुए होंगे, डेंड्राइट्स निकले हुए होंगे। बाइपोलर में क्या होगा, सिर्फ 2 पोल पे ही निकले हुए होंगे, और यूनिपोलर में सिर्फ एक पोल पर ही साइटोन से डेंड्राइट्स निकले हुए होंगे। तो आज हमने मसल सिस्टम और नर्वस सिस्टम पढ़ करके टिश्यू लेसन यानी कि चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम पर हम अब बात करेंगे जैवों में विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी की। तो बायोडायवर्सिटी लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू।